हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्थापना सीरीज। आई होप आप लोगों की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही हो। आप लोगों के रिवीजन में हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थापना सीरीज को लॉन्च किया। इस सीरीज में हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ साथ 5 MCQs को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को क्लियर कट आइडिया है, तो आप लोग इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली 5 MCQ अप्रोच कर सकते हो। और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है आज के टॉपिक का, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। पहले इंट्रोडक्शन में उन पर्सनैलिटीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और उसके बाद टुवर्ड द एंड ऑफ आवर लेक्चर 5 MCQ को प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस तरह से हमने अपने एग्जाम को अप्रोच करना है या कैसे सवाल हमें प्रीलिम्स के अंदर पूछने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग जिन 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड हैं बाल गंगाधर तिलक एंड तीसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और आजकल प्रीलिम्स में बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि पर्सनैलिटी और इंटीरियर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं ऐसा कहूं कि हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्सनैलिटी के अराउंड ही डेवलप हुई कहानी है, तो शायद ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। यही कारण है कि आज हम लोग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में सबसे पहले देखते हैं। जो सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को अगर मैं एक लाइन में इंट्रोड्यूस करूं, तो इनको महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना अपना पॉलिटिकल गुरु कंसीडर करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एसोसिएटेड थे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन 1870 में हुई। इस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले की उम्र थी 4 साल। तो ऑब्वियसली बात है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में गोपाल कृष्ण गोखले नहीं हो सकते। लेकिन बाद में पूना सार्वजनिक सभा के एडिटर बने गोपाल कृष्ण गोखले। इसके साथ साथ एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की फॉर्मेशन 1884 में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल अगरकर जी के द्वारा की गई थी। उसका भी पार्ट गोपाल कृष्ण गोखले बने। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किस इंपॉर्टेंट एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड। अगर मैं पूना सार्वजनिक सभा की बात करूं, तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जिनको गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु माना करते थे, जिनका नाम था MG रनाडे। MG रनाडे के साथ साथ GV जोशी एंड चिपलांकर, ये 3 लोगों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन की। इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि जो हमारे समाज के अंदर मौजूद गलत प्रैक्टिसेस थी, नेगेटिव प्रैक्टिसेस थी, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी या वुमेन राइट्स को वायलेट किया जाता था, वुमेन को इक्वल नहीं कंसीडर किया जाता था और वुमेन को एजुकेशन में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जाता था। इस तरह के जो इविल्स थे, आसान भाषा में सोशल इविल्स थे, उनको रिमूव करने के लिए पूना सार्वजनिक सभा की एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन की गई थी 1870 में। और बाद में गोपाल कृष्ण गोखले इस एसोसिएशन के साथ साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो 1884 में फॉर्म हुई, उसका भी पार्ट रहे। तो पहली इनकी जो एसोसिएशन में इन्वॉल्वमेंट थी। इसके साथ साथ इन्होंने 1889 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और बाद में कांग्रेस पार्टी का जो मॉडरेट सेक्शन था, उसमें इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट। कांग्रेस पार्टी को अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं, तो कांग्रेस पार्टी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी या दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड थी टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जिनमें सबसे पहला सेक्शन था एक्सट्रीमिस्ट, जिनको आप लोग गरम दल बोलते हो हिंदी में। दूसरा था मॉडरेट्स, जिनको नरम दल के नाम से जाना जाता है। जो गरम दल वाले लोग थे, वो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को गर्म जोशी के साथ या एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स के साथ अपनाना चाहते थे या अचीव करना चाहते थे, जिसमें वो जो फॉरेन गुड्स थी उसको बाइकआउट करने की बात करते थे, स्वराज अटेन करने की बात करते थे और जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको पुश करने की बात करते थे। ऑन कॉन्ट्ररी जो मॉडरेट्स थे, यानी कि नरम दल के नेता थे, वो किसी भी तरह के एक्सट्रीमिस्ट मेथोडोलॉजी या एक्सट्रीमिस्ट मेजर्स में विश्वास नहीं किया करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स यानी कि लीगल मेजर्स को यूज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, ताकि वो लोगों को बेसिक राइट्स प्रोवाइड करे और लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर सके। तो गोपाल कृष्ण गोखले उसी तरह की सोच के एक व्यक्ति थे। जब हम बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ डिस्कशन है, वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे। ये जो स्वदेशी स्वराज क्लियर या फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट की बात है, जो आप आज भी देखते हो। बाद में जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट को लीड किया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को लीड किया, उसमें भी आप लोगों को ये एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वहां पे जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अब वापिस आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले पे। गोपाल कृष्ण गोखले की एसोसिएशन तो इन 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोगों ने डिस्कस कर ली।
इसके साथ-साथ एक आयरिश नेशनलिस्ट थे, नाम आप लोग देख सकते हो पीछे स्क्रीन पे है, जिनका नाम था एल्फ्रेड वेब। एल्फ्रेड वेब की अगर हम बात करें, ये वो गिने-चुने फॉरेन नेशनल्स में से एक थे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने 1894 में। अब हम गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 1894 में जब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, तो इनको जो रिक्वेस्ट करने के लिए जिस इंसान को भेजा गया था आयरलैंड, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो यही कारण है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको कन्विंस किया था टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1894। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो हमने बात कर ली, ये तो हमने डिस्कशन कर ली, जहां पे इन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएशन की। अब इन्होंने 1905 में एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जिसका नाम था द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे समाज के अंदर मौजूद सोशल इविल्स, अनटचेबिलिटी, या जो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, उसको एड्रेस करने का, उसके उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस करने का, और उसके साथ साथ सैनिटेशन को प्रमोट करने का, हेल्थ जो सेक्शन है हमारा या जो हेल्थ सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए इस स्पेसिफिक सोसाइटी की फॉर्मेशन की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस पार्टी का सेशन 1905 में हुआ बनारस में, और ये वही सेशन था जहां पे स्वदेशी मूवमेंट एंड जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट करने की बात को कांग्रेस पार्टी ने एंडोर्स किया। इवन दो इस तरह के एंडोर्समेंट एक मॉडरेट की तरफ से आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उस जमाने में हालात ही ऐसे थे जहां पे गोपाल कृष्ण गोखले को चाहे मर्जी से या फोर्सफुली इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ा, जहां पे वो स्वदेशी मूवमेंट और सोशल बॉयकॉट को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उसी दौरान, उसी दौर में 1905 में एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की, जिसके बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा था, दैट इज द सर्वेंट ऑफ इंडियन या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था, इसकी जो आइडेंटिटी थी, वो कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी कि आप इसको कांग्रेस के साथ एसोसिएट करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसी दौर में ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो इसकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए फाइट कर रही। तो गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप से भी जान सकते हैं। उसके बाद 1908 जो गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे, दैट इज एमजी रनाडे, उनके नाम पे रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की एस्टेब्लिशमेंट की गई इन्हीं के ही द्वारा। नेक्स्ट है, इन्होंने 1911 में यानी कि 1911 में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसका नाम था दी हितवाद। हितवाद का मतलब है दी पीपल्स पेपर। और लास्ट अगर मैं बात करूं इनके और महात्मा गांधी के रिलेशंस के बारे में, तो महात्मा गांधी के बोलने पे 1912 में ये साउथ अफ्रीका भी गए थे, और उसके साथ साथ इन्होंने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आप वापस आइए। और जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया वापस आएंगे, तो ये महात्मा गांधी को सजेस्ट करेगी कि आप इंडिया में इमीडिएटली आते ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करोगे या एक्टिवली पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप सबसे पहले इंडियन सोसाइटी को समझोगे। यही कारण था महात्मा गांधी 1915 में आए, लेकिन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिली उनकी आफ्टर 1990। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने गुजराती में किताब भी लिखी थी जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के रिलेशन को असेस कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफी रेलिवेंट पर्सनैलिटी है, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले 1884 में एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वही है जिसके साथ बाद में गोपाल कृष्ण गोखले भी एसोसिएट। इस सोसाइटी ने पुणे में एक कॉलेज बनाया था जिस कॉलेज का नाम था फर्गुसन कॉलेज, और ये फर्गुसन कॉलेज में गोपाल कृष्ण गोखले भी पढ़ाया करते थे, और इसी फर्गुसन कॉलेज में बाल गंगाधर तिलक भी पढ़ाया करते थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को या एजुकेशन को प्रमोट करना। सेकंड, इनकी इंपॉर्टेंट खासियत है जिनमें इन्होंने हिंदू नेशनलिज्म या स्पेसिफिकली नेशनलिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की। इनके अकॉर्डिंगली, अगर जब तक दो देश के लोगों के अंदर नेशनलिज्म नहीं है, यानी कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, और वो देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं या देश के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, तो देश को कभी भी स्वराज या आजादी नहीं मिल सकती है। यही कारण जो पहले गणपति फेस्टिवल या शिवाजी फेस्टिवल्स हुआ करते थे, जो नॉर्मली लोगों के द्वारा बहुत ही इंडिविजुअली सेलिब्रेट किए जाते थे, उसको उन्होंने एक मास सेलिब्रेशन या मास फेस्टिवल्स के रूप में ऑब्जर्व करना शुरू किया, ताकि लोग एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके। और उसके साथ साथ जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट थे, वेदास की बात की जाए, उपनिषदास की बात की जाए, उनके रिवाइवल के लिए भी बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है।
बाल गंगाधर तिलक का सोशल रिलीजियस कंट्रीब्यूशन थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात या जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बाल गंगाधर तिलक का है, वो ये है कि इन्होंने कभी भी वुमेन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया। ये हमेशा वुमेन एजुकेशन के खिलाफ थे और उसके साथ-साथ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों की शादी की एज को इंक्रीज़ किया गया फ्रॉम 10 इयर्स टू 12 इयर्स, तब इन्होंने उसको ओपनली क्रिटिसाइज़ किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि वो अननेसेसरली हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही है। इसके साथ-साथ बाल गंगाधर तिलक को हम लोग याद करते हैं स्वराज मूवमेंट के लिए, जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस या आज़ादी की डिमांड की। वैसे उस दौर में स्वराज का मतलब ये था कि हम लोग हमारे द्वारा इलेक्ट की हुई, चूज़ की हुई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर से कंट्रोल रख सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो हिंदुस्तानियों के द्वारा ही जो है वो डेवलप की जाएगी, चूज़ की जाएगी या अपॉइंट की जाएगी। इसके साथ-साथ स्वदेशी मूवमेंट, जहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात की गई और फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट, इस तरह के मेजर्स में हमेशा बाल गंगाधर तिलक को याद किया जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं 1905, 1906 या जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग हुई, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी में दो अलग-अलग आइडियोलॉजीज के लोग थे। एक मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था। मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रेनाल्ड, इस तरह के लोग जो थे, ये मॉडरेट्स हुआ करते थे। और मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं तो लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, ये आपके इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी होने शुरू हो गए और 1907 में एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हुआ, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने एक्सट्रीमिस्ट्स को बाहर निकाल दिया। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को उठाया, जेल के अंदर डाल दिया और काफियों को बाहर डिपोर्ट कर दिया, जिनमें बाल गंगाधर तिलक को भी 1908 में सेडिशियस, इनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा चला, जिसके बाद इनको बाहर रहना पड़ा। 6 साल तक इनको जेल हुई। जब 1908 में इनको इनको जब इनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा चला था, देशद्रोह का मुकदमा चला था, तब इनके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद 1916 में फिर इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, सेडिशन चार्जेस लगेंगे। वहां पे भी मोहम्मद अली जिन्ना ही इनके वकील होंगे। 1908 में मोहम्मद अली जिन्ना इनको बचा नहीं पाएंगे, लेकिन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना इनको बचाएंगे। तो इस तरह के रिलेशन उस दौर में हुआ करते थे, जहां पे हर एक तरह के पॉलिटिशियन एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। तो ये जो फेमस हुआ, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हुई, एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, ये फेमस हुआ सूरत स्प्लिट से। सूरत स्प्लिट हुई 1907, क्योंकि उस दौर में सूरत के अंदर कांग्रेस का सेशन हो रहा था। अब 1908 के बाद जो है वो आपके बाल गंगाधर तिलक को जेल कर दिया गया, मंडले जेल, जो कि इस टाइम पे म्यांमार में है, वहां पे ये 6 साल तक रहे। 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, तब इनको हिंदुस्तान वापस भेजा गया। इन्होंने अनकंडीशनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब एक बाल गंगाधर तिलक वो हैं जो 1908 के पहले के हैं या 1914 के पहले के। एक बाल गंगाधर तिलक वो हैं जो 1914 के बाद यहाँ पे आएंगे। अब बाल गंगाधर तिलक उतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को यूज नहीं करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने सपोर्ट किया, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को ओपनली डिनाउंस करेंगे, ओपनली क्रिटिसाइज करेंगे। क्लियर? और उसके साथ साथ अब हिंदू धर्म की या हिंदुइज्म की बात ज्यादा नहीं करेंगे, जो वो पहले किया करते थे। तो इस तरह का शायद उनमें चेंज इसलिए आया क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि कांग्रेस पार्टी में एक्सट्रीमिस्ट के बाहर जाने से देश की नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो होम रूल मूवमेंट इन्होंने 1916 में शुरू की, जहां पे ये होम रूल चाहते थे उसी तर्ज के ऊपर जिस तरह की मूवमेंट आयरलैंड के अंदर चल रही थी, जहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनको अपनी गवर्नमेंट चूज करने का अधिकार देगी और उसके साथ साथ एक्सटर्नल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो होम रूल मूवमेंट में दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का नाम आता है, जिनमें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक है एंड दूसरे हैं एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही एक प्रैग्मेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो होम रूल मूवमेंट को लीड किया। अगेन होम रूल मूवमेंट का अगर मैं अल्टीमेट आउटकम की बात करूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होम रूल मूवमेंट की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट है जैसे सोशल रिलीजियस व्यूज। सोशल रिलीजियस व्यूज की मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इनकी वुमेन के प्रति किस तरह की सोच थी और उसके साथ साथ ये थोड़े हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड इन पर्सनैलिटी थी। लेकिन ध्यान रखिए, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे एजुकेशन में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा फर्गुसन कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो एक इंग्लिश एजुकेशन स्कूल को भी 1880 में एस्टेब्लिश किया था, 1880 में। तो एजुकेशन की बात की जाए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की जाए, हमारे देश को फ्यूचर में एक डायरेक्शन देने की बात की जाए, क्योंकि इनके द्वारा जो यूज की हुई आइडियोलॉजीज थी, चाहे स्वदेशी की बात की जाए, चाहे बॉयकॉट की बात की जाए या स्वराज की बात की जाए, ये आने वाले फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा यूज की गई।
इंडियंस के द्वारा इनको काफ़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है। महात्मा गांधी ने इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, क्लियर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पसंद नहीं किया करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट थे, और जिस ब्रिटिश ने ये स्टेटमेंट दी थी, जिस जर्नलिस्ट ने कहा था इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए लंदन चले गए थे, क्लियर। लेकिन अगेन जब सेकंड टाइम या 1914 के बाद बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आएंगे, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अदर देन होम रूल मूवमेंट हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनका जो डायरेक्शन इन्होंने हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को दी, जो फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भरी, उसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। और तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर आप बात करें, ये फेमस लिरिसिस्ट हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, क्लियर, लिटरेचर राइटर हैं, और उसके साथ साथ पेंटर भी हैं, क्लियर। इनके द्वारा ड्रामास लिखे गए, तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेशली बंगाली लिटरेचर में अगर मैं बात करूं, तो वो इनकम्पेरेबल है, क्लियर। आप उसको कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे सेकंड चीज़ जो है वो अगर हम बात करें कि इनका जो कंट्रीब्यूशन, इनकी जो खासियत है, सबसे बड़ी बात यही है। जनगण मन की अगर मैं बात करूं, अमार सोनार बांग्लो की मैं बात करूं, जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, वो इन्हीं के ही द्वारा लिखा गया। अमार सोनार बांग्लो लिखा गया जब 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल को डिवाइड किया गया। जनगण मन सबसे पहले 1911 में कांग्रेस सेशन में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1912 में इसको सबसे पहले इनकी भतीजी के द्वारा गाया गया। और इसके साथ-साथ जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, वो भी इन्हीं की ही राइटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन इन्हीं की ही राइटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इनकी मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिलती है। ये पहले एशियन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया 1913 में, 1913 में। इनको 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई, जो उस टाइम पे बहुत एक बड़ा ऑनरी जो है वो टाइटल कंसीडर किया जाता है। इनको जो नोबेल प्राइज मिला, वो मिला इनकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि में बेसिकली जो पोइम्स लिखी गई थी वो बंगाली में लिखी गई थी। उन्हीं को ही एक ब्रिटिश राइटर थे, उसने हेल्प किया, जो इन्होंने खुद भी लिखा। जिन जिन बंगाली पोइम्स को इन्होंने कन्वर्ट किया इंग्लिश भाषा में, उसी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई पोइम्स के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में, तो इन्होंने अपना नाइटहुड जो इनको 1915 में दिया गया था, उसको इन्होंने वापस कर दिया। इसके साथ-साथ इन्होंने 1901 में एक स्कूल की फॉर्मेशन की थी एक गाँव में, जिसका नाम था शांति निकेतन, और ये वही स्कूल है जो बाद में 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर, तो एजुकेशन में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ-साथ जब हम इंडिया में पेंटिंग्स की बात करते हैं, स्पेशली मॉडर्न पेंटिंग, तो वहाँ पे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर को आज भी याद किया जाता है। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बताया कि इनका कंट्रीब्यूशन मल्टीपल लेवल पे हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारी आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड। अब चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, जो नॉर्मली आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो हर एक राज्य के लिए, हर एक स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पे कोर्स देख सकते हो। आप लोग इनसे रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी मौजूद है, और इन इन हमारे कोर्सेज के वीडियो लिंक्स भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग गोपाल कृष्ण गोखले? First statement, in 1908, Gokhale founded the Ranade Institute of Economics. In 1914, Gokhale turned down the offer of knighthood. Third है, he started English weekly newspaper The Hitwad. And fourth है, all are correct. तो चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हो सकता है कि कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस ना किए हों, वो इस एक्सपेक्टेशन से, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तब भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले। जल्दी से बताइए, शाबाश। आसान सवाल है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर है डी। डी मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट सही है, इन्होंने अपने गुरु रनाडे जी के नाम पे जो है वो रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की एस्टेब्लिशमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 1914 में इन्होंने नाइटहुड लेने से मना कर दिया। और तीसरी भी बिल्कुल सही है, हितवाद को इन्होंने नागपुर में 1911 में शुरू किया, जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर आपका है डी। अच्छा, एंड में आप लोग एक काम करोगे कि जैसे ही हमारा ये 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन खत्म होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपके कितने सवाल सही हैं। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा मुश्किल सवाल मैंने डाला है, क्योंकि वैसे तो हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में आसान सवाल हमें देखने को मिलते हैं।
लेकिन फिर भी कभी नहीं पता चलता है कि कब एग्ज़ाम का नेचर जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो, तो हम लोगों को हमेशा अपनी जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल की करनी चाहिए, ताकि जो अनसर्टेनिटीज़ या डिफिकल्टीज़ ऑफ एग्ज़ाम्स हैं उनको हम लोग काउंटर कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर्म्ड इन 1905। आप सब लोगों को पता है, ये सोसाइटी जो वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बनाई गई। तो पहला स्टेटमेंट, इट वाज़ फॉर्म्ड इन नागपुर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। Second है, the main objective of the society was to promote education, sanitation and fight against the evils of untouchability. Third है, it was part of Congress party and worked together to fight against British. अब ढंग से पढ़ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। इनकरेक्ट पूछे आपसे, which of the following statement is or are incorrect? ये देखना बड़ा बड़ी आवश्यक है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आप लोगों को हमेशा जो है वो ध्यान में रखनी है। तो अगर इसकी इनकरेक्ट की बात की जाए, जल्दी से आंसर मार्क करो फटाफट। देखिए, इसका आंसर है सी, यानी कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है? अगर मैं जैसे पहली स्टेटमेंट की बात करूंगा, तो पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ही बनाई गई, लेकिन ये नागपुर में नहीं बनी, ये बनी पूना में। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन और सैनिटेशन को प्रमोट करना। तीसरी स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल हमारी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि ये सोसाइटी ने अलग से काम किया, कांग्रेस पार्टी का पार्ट नहीं थी, इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट थी और इसने कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने से मना कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि मैं इस सोसाइटी की जो इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखूंगा, उसको मेंटेन रखूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, आप सब लोगों को पता है, अगरकर एंड गोपाल अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस सोसाइटी की फॉर्मेशन की गई थी। तो बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह के फैक्ट्स के लिए तैयार रही अपनी स्टेट में। इसका आंसर है सी, यानी कि 1884 में इस सोसाइटी की फॉर्मेशन की। नो डाउट गोपाल कृष्ण गोखले इस सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थे, जैसे शायद मैंने आपको बताया भी कि इस सोसाइटी ने फर्गुसन कॉलेज इन पूना पूना में फर्गुसन कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की थी और इस कॉलेज में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक ये सब पढ़ाया करते थे। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक? पहला है, ही रोट द बुक द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास। Second, he co-founded the New English School for Secondary Education in 1880. He in 1916, Tilak merged the Deccan Education Society with Home Rule League. Fourth, the British colonial authorities called him the father of Indian unrest. चार स्टेटमेंट्स हैं, आई थिंक ये हमने डिस्कस किया भी है। जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है ये। इनकरेक्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इनमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, इसका आंसर है सी। अब मैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, तो शायद मैंने कहानी में नहीं। अगर मैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करता हूँ, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की फॉर्मेशन 1884 में हुई, जैसे मैंने आपको बताया, गोपाल अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक ने मिलके, जो दोनों दोस्त थे, मित्र थे महाराष्ट्र में, उन्होंने मिलके इस सोसाइटी की फॉर्मेशन की। लेकिन कहानी यहाँ पे क्या है कि जो अगरकर थे वो वुमेन एजुकेशन को प्रोत्साहित करना चाहते थे, यानी कि प्रमोट करना चाहते थे। ऑन कंट्ररी तिलक इसके फेवर में नहीं थे। यही कारण था, इस एसोसिएशन के बनने के 6 साल के बाद तिलक ने इस सोसाइटी को छोड़ दिया। तो जब तिलक ने छोड़ ही दिया, तो ये मर्ज कैसे करवा सकते हैं होम रूल लीग के साथ? ये सोसाइटी काम करती रही। धीरे धीरे जब महात्मा गांधी आ गए, तो इस सोसाइटी की रेलेवेंस खत्म हो गई, क्योंकि जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे उन सब ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। रेलेवेंस खत्म हुई, लेकिन ये कभी भी मर्ज नहीं हुई। इसके अलावा पहली जो किताब, जो स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है। इनके द्वारा द आर्कटिक होम इन द वेदास लिखा गया, जिसमें तिलक कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वो आर्कटिक एरिया से हिंदुस्तान में आए हैं। फिर बाद में इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इनके द्वारा इस किताब में इस चीज के बारे में लिखा गया। इसके साथ साथ 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की भी फॉर्मेशन की थी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, और जैसे मैंने आपको बताया था, विंसेंट शिरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, आपका थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीटली इनकरेक्ट। लास्ट सवाल के ऊपर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर? थोड़ा सा यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है, इज करेक्ट होगा। स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो सबसे पहला है, व्हाई वी ईट्स हेल्प्ड हिम टू पब्लिश गीतांजलि। दूसरा है, ही वन नोबेल पीस प्राइज इन 1913। तीसरा है, इन 1901 द टैगोर फाउंडेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन रूरल वेस्ट बंगाल एट शांति निकेतन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव। इनमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं,
यहाँ पे आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट रखना, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट रखना। आंसर आएगा नहीं तो नहीं आ पाएगा। जल्दी से आंसर बताइए, शाबाश। इजी है। अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूंगा तो ये तो बहुत ही आसान था, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आंखें खोल के आंसर किया होगा। दैट इज ही वन नोबेल प्राइज इन 1913। इन्होंने नोबेल प्राइज थोड़ा, नोबेल पीस प्राइज थोड़ा मिला था इनको, इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर। इसके अलावा सब स्टेटमेंट सही हैं। वाई वी ईट सी वो ब्रिटिश थे जिन्होंने हेल्प की थी, इनको प्रमोट किया था, इनको स्पॉन्सर किया था ताकि गीतांजलि को पब्लिश किया जा सके, और यही गीतांजलि वो है जिसके ऊपर इनको बाद में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा गुरुदेव कहा जाता था, और उसके साथ साथ इन्होंने रूरल वेस्ट बंगाल में जो है वो शांति निकेतन स्कूल खोला था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था किस तरह से जो है वो रूरल एरियाज में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये वही शांति निकेतन एरिया है जहां पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जिनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं आइडिया होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मिली होगी। इन 5 एमसीक्यूज को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करूंगा, जो भी हमारे स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के चैनल्स हैं। क्लियर। तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनके ऊपर इन स्पेसिफिक फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो और फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हो, और इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, अगर आपने नहीं किया है, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने किया है, तो आप लोग वहां से चलिए। इसी तरह से हम लोग आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोगों के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।